हेलो स्टूडेंट्स, यह बीए भाग सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम इकनॉमिक्स का सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें कल के वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, वणिकवाद। वणिकवाद का भाग 1 कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम वणिकवाद के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। वणिकवादियों के प्रमुख आर्थिक विचार। विभिन्न वणिकवादी विचारकों के विचार लंबे समय तक फैले हुए थे और उनमें समानता का भी अभाव था। फिर भी वणिकवादियों के कुछ सामान्य विचार हैं। वणिकवादी विचारधारा ने सर्वाधिक प्रमुखता बहुमूल्य धातुओं के संचय या संग्रह को दी थी। पहला आर्थिक विचार है जो इम्पोर्टेंट है, मुद्रा व बहुमूल्य धातुओं का महत्व। वणिकवादियों का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना था, अतः उन्होंने साधन के रूप में बहुमूल्य धातुओं के संग्रह पर बल दिया। उनका मत था कि सोना व चांदी संपत्ति का आवश्यक व वांछनीय रूप है और वह अन्य वस्तुओं व सेवाओं की अपेक्षा सोने व चांदी को महत्व देते थे। किसी भी वणिकवादी राष्ट्र में आर्थिक क्रियाओं का संगठन इस प्रकार किया जाता था कि देश में सोने चांदी की मात्रा अधिक हो। उनका नारा था कि अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति। यह विचार धातु के आधुनिक अर्थ व महत्व से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वर्तमान में धातु का मूल्य किसी वस्तु के मूल्य की अपेक्षा अपना निजी अस्तित्व नहीं रखता है। आधुनिक अर्थ में किसी राष्ट्र की संपत्ति भौतिक वस्तुओं व सेवाएं हैं जो राष्ट्र के निवासियों के उपभोग के लिए उपलब्ध हैं। इसके विपरीत वणिकवादी विचार विदेशी व्यापार से अधिकतम सोना व चांदी प्राप्त करने तक सीमित थे। विलियम पेटी के अनुसार व्यापार का अंतिम व महान प्रभाव धन की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि सोना, चांदी व जवाहरात आदि बहुमूल्य पदार्थों की वृद्धि करना है, जो न नाशवान है और न ही अन्य पदार्थों के समान परिवर्तनशील हैं, बल्कि वे प्रत्येक समय और स्थान पर संपत्ति होते हैं। थॉमस मन के अनुसार देश की नीति ऐसी होनी चाहिए कि राज्य का कोष बढ़ाया जाए। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा कि जिन राष्ट्रों के पास अपनी खानें नहीं हैं, उनको स्वर्ण और चांदी प्राप्त करके धनवान बनाया जाना चाहिए। वणिकवादियों द्वारा सोने चांदी को अधिक महत्व दिए जाने के निम्न कारण हैं। पहला है, वणिकवादी युग में वस्तु विनिमय की बजाय मुद्रा विनिमय का विकास हो रहा था। संगठित बाजारों का उत्थान हो रहा था। समस्त व्यापारिक कार्यक्रम, लेन देन व भुगतान नकद द्रव्य में प्रारंभ होने लगे थे। श्रमिक वर्ग को मजदूरी मुद्रा में दी जाती थी व करारोपण भी मुद्रा से आसान हो गया था। ऐसी दशा में लोगों को मुद्रा की ओर आकर्षण हो रहा था और मुद्रा की उपलब्धता सोने चांदी की मात्रा पर उस समय निर्भर करती थी। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक राष्ट्र में एक केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था। निरंकुश राज्य सत्ता के उदय के साथ राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने में करों का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। करारोपण उसी समय संभव था जब मुद्रा का उपयोग हो। तीसरा पॉइंट है, राज दरबार के अत्यधिक व्यय तथा युद्धों की प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण सरकारी व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था। सामंतवादी युग के युद्ध अल्पकालीन व व्यक्तिक होते थे, लेकिन वणिकवादी युग में तोप व बारूद का इस्तेमाल होने लगा था। युद्धों का क्षेत्र व अवधि बढ़ गई थी। अतः 16वीं शताब्दी में राजनीति का विशेष नारा था कि युद्ध में विजय पाने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है: धन, अधिक धन और अधिक धन। नेक्स्ट पॉइंट है, 16वीं शताब्दी में विनियोग अवसरों, बैंकिंग सुविधाओं व बड़े उद्योगों का अभाव था। अतः धन व संपत्ति को सोने व चांदी के रूप में रखा जाता था। उसी व्यक्ति को धनी भी माना जाता था। नेक्स्ट, सोने व चांदी के महत्व को देने का अन्य कारण यह था कि उन दिनों व्यापार की स्थिति ऐसी थी कि शराब, मसाले व रेशम का विनिमय होता था। अतः यह सब नाशवान वस्तुओं की अपेक्षा सोने चांदी का संग्रह किया जाता था। यद्यपि बाद के वणिकवादी विचारकों ने मुद्रा को मात्र विनिमय का माध्यम ही माना था। दूसरा पॉइंट है, विदेशी व्यापार का महत्व। वणिकवादियों ने केवल सोने व चांदी के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे प्राप्त करने के साधनों तक को खोज निकाला। उन्होंने बताया कि घरेलू व्यापार से पर्याप्त सोना व चांदी प्राप्त नहीं हो सकता,
तथा जिन देशों में सोने व चांदी की खानें नहीं हैं, उन्हें विदेशी व्यापार में अधिक से अधिक निर्यात करके और कम से कम आयात करके व्यापार शेष के भुगतान में बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार वणिकवादी विचारधारा में अनुकूल व्यापार आधिक्य को प्रथम स्थान दिया गया। विदेशी व्यापार में भी जहाजरानी से संबंधित उद्योगों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि इससे यातायात लागत अधिक प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में टॉमस मन के विचार हैं कि हमारे निर्यातों का मूल्य और भी अधिक हो सकता है यदि हम उनको अपने जहाज़ों द्वारा पहुंचाएं, क्योंकि व्यापारियों को न केवल वस्तुओं का मूल्य प्राप्त होगा बल्कि बीमे व भाड़े से भी आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त वणिकवादियों ने कारखानों को स्थापित करके पक्का माल निर्यात करने पर अधिक बल दिया, साथ ही दूसरे देशों से कम आयात करने के महत्व को प्रतिपादित किया। कृषि को इस प्रकार संगठित किया जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो। वणिकवादियों ने विदेशी व्यापार को आंतरिक व्यापार की अपेक्षा अधिक बल दिया, क्योंकि विदेशी व्यापार द्वारा ही राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। वणिकवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर पाए थे, लेकिन अनुकूल व्यापार आधिक्य के संबंध में उन्होंने निम्न बातों पर बल दिया। विदेशों में बनी वस्तुओं को आयात करने पर भारी मात्रा में आयात शुल्क लगाना चाहिए, परंतु खाद्यान्न के आयात के समय इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए। दूसरा, वणिकवादियों का मत था कि व्यापार का आकार कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह धन प्राप्त करने के साधन के रूप में तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से अधिक न हो। जर्मन वणिकवादी जे बैचर ने तो यहाँ तक कहा कि यह सदा ही अच्छा होता है कि यदि दूसरे देशों को माल बेचा जाता परंतु उनसे माल खरीदा नहीं जाता, क्योंकि माल बेचने से तो बहुत लाभ होते हैं जबकि माल खरीदने से बहुत हानियां होती हैं। सर जोशिया चाय वणिकवादी विचारक थे। उनके अनुसार आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करने से जो आधिक्य सोना चांदी के रूप में प्राप्त होता है, उससे देश के कोष में वृद्धि होती है। देश में माल की खपत को कम से कम किया जाए और बचे हुए माल को विदेशों में निर्यात करके आय प्राप्त की जाए। अतः हम कह सकते हैं कि वणिकवादी हर प्रकार से अपने देश के व्यापार को अपने पक्ष में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विदेशी व्यापार पर अनेक नियंत्रणों का समर्थन किया। आर्थिक विचारों में थर्ड पॉइंट है औद्योगिक व व्यापारिक नियंत्रण। वणिकवादी राष्ट्र का संगठन बहुत ही नियंत्रित और सुव्यवस्थित रूप से किया जाता था और उससे आंतरिक शासन के संचालन का प्रमुख उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को कम करना था, ताकि बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति हो सके। वणिकवादी सरकारी नियमन, नियंत्रण, सुविधा, संरक्षण से राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वणिकवादी विचारधारा में सरकारी नियंत्रण को महत्व दिया गया। महत्वपूर्ण वणिकवादी औद्योगिक व व्यापारिक नियम प्रमुख हैं। देश के प्राकृतिक साधनों का संपूर्ण और समुचित विकास किया जाए जिससे राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम हो जिससे विदेशी व्यापार संतुलन अनुकूल हो और राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सके। कच्चा माल प्राप्त करने और उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए उपनिवेश बढ़ाए जाएं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल, थल, सेना, युद्ध सामग्री में भी वृद्धि की जाए। जहाजरानी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए। विदेशी व्यापार राष्ट्रीय जहाज़ों द्वारा संपन्न किया जाए। औद्योगिक व व्यापारिक उन्नति के लिए सस्ती व अधिक मात्रा में पूंजी की पूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए ब्याज की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए जो सामान्यतः नीची हो। नेक्स्ट पॉइंट है उनके आर्थिक विचार, जनसंख्या का आकार व प्रकार। वणिकवादियों ने तात्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही जनसंख्या के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उस युग में यातायात, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे तथा कला कौशल संबंधी नई नई खोजें प्रारंभ हो गई थी। उपनिवेशवाद का आरंभ हो गया था। अतः उत्पादन शक्ति व सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया गया, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने पर सस्ते मजदूर व सैनिक मिल सकते हैं। इसलिए वणिकवादियों ने जनसंख्या संबंधी अनेक नियम बनाए जो अंततः जनसंख्या बढ़ाने में ही सहायक सिद्ध हुए। जनसंख्या वृद्धि के बारे में जोशिया चाइल्ड ने लिखा है कि अच्छे नियम और अधिक जनसंख्या किसी भी देश को धनवान बनाने के मुख्य साधन होते हैं। वणिकवादी राष्ट्रों ने नागरिकों के लिए धार्मिक सहिष्णुता व स्वतंत्रता की नीति अपनाई ताकि विदेशी परिश्रमी कारीगरों को किसी प्रकार की धार्मिक असुविधा न हो और विदेशी नागरिकों को आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक साधन।
वणिकवादियों के प्रमुख विचार व्यापार से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने कृषि व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने कृषि को व्यापार के बाद दूसरे स्थान पर रखा। जॉन बस्टी ने कृषि को कच्चे माल का प्रमुख स्रोत माना। वणिकवादियों के अनुसार ऊसर व पड़ती भूमि पर भी खाद्यान्नों को उत्पन्न किया जाना चाहिए जो विदेशों से आयात किए जाते हैं, इससे आयात कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मत्स्य उद्योग को भी महत्व दिया। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक नियंत्रण व नियमन। वणिकवादी राष्ट्र में व्यापारिक जीवन को नियंत्रित करके संगठित किया जाता था। बैंकों की स्थापना, साख पत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता था। कच्चे माल का स्वतंत्र आयात होता था, लेकिन खाद्यान्नों के आयात पर नियंत्रण था। व्यापारिक क्रियाओं व बिक्री की सरकार द्वारा रजिस्ट्री होती थी। उपनिवेशों को किसी अन्य देश से सीधा माल आयात करने की अनुमति नहीं थी। वणिकवादी व्यापार संतुलन आधिक्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न नियंत्रण लगाते थे। नेक्स्ट आर्थिक विचार है विभिन्न व्यवसायों की तुलनात्मक उत्पादकता। वणिकवादी विचारधारा में व्यापार तथा व्यापारी वर्ग को सबसे अधिक को महत्वपूर्ण व लाभप्रद समझा गया। इसके बाद दस्तकारी को महत्व दिया गया, उसके पश्चात कृषि को महत्व दिया गया। परंतु तीनों ही व्यवसायों को उत्पादक व लाभप्रद माना गया तथा कोई भी वर्ग विदेशों से द्रव्य अर्जन कर सकता था। इसके विपरीत एक अलग विभिन्न विचार था कि वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों, विद्वानों को अनुत्पादक श्रम श्रेणी में रखा गया, मानसिक श्रम को महत्व नहीं दिया गया। वर्तमान युग में सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक श्रम को महत्व दिया जाता है और राष्ट्र हित में उत्पादक माना जाता है। नेक्स्ट आर्थिक विचार है मूल्य तथा ब्याज के सिद्धांत। आर्थिक विचारों के इतिहास में मध्य युग में उचित मूल्य की अवधारणा पर ही बल दिया गया था। मूल्य के संबंध में यह विचार वर्तमान उपयोगिता के विचार से संबंधित थे, परंतु वणिकवादी विचारधारा के समय विलियम पेटी, जॉन लॉक और कॉन्टिलॉन ने भिन्न भिन्न विचार रखे। वणिकवादी ने द्रव्य व विनिमय अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। इसी कारण वणिकवादियों के मूल्य संबंधी विचार अनेक भागों में बटे हुए हैं, जिसमें उन्होंने वस्तु का प्राकृतिक मूल्य बताया और बाहरी मूल्य बताया। टॉमस मन का विचार था कि ब्याज का लेना देना उचित है, क्योंकि धन को उधार देने से छोटे छोटे व्यापारियों की प्रगति होती है, ब्याज से बचतें प्रोत्साहित होती हैं तथा विनियोग के लिए पूंजी उपलब्ध होती है। वणिकवादी ऊंची ब्याज दर के पक्ष में नहीं थे। ऊंची ब्याज दर व्यापार और निर्यात में लाभदायक सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने नीची ब्याज दर का समर्थन किया। मजदूरी व लगान संबंधी विचार। वणिकवादी विचारकों और लेखकों ने राष्ट्रीय उत्पादन और व्यापार को बढ़ाने पर विशेष बल दिया और वितरण के संबंध में कोई स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया, लेकिन बाद के कुछ वणिकवादी विचारकों ने इस पर अपने विचार रखे। चाइल्ड ने इस बात का समर्थन किया कि मजदूरियों का नियमन किया जाए। पैटी का मत था कि श्रम का मूल्य उसके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु पर निर्भर हो। वणिकवादियों के लगान संबंध में भी कुछ विचार प्रकट किए। उनका मत था कि लगान एक प्रकार की बचत है जो प्रकृति के सहयोग से प्राप्त होती है। प्रकृतिवादी विचारक स्पष्ट कर चुके थे कि श्रम और प्रकृति के सहयोग से उत्पादन कार्य किया जाता है, यही कारण है कि लगान प्राप्त होता है। करारोपण संबंधी विचार। वणिकवादी विचारकों ने एडम स्मिथ के करारोपण सिद्धांतों से पूर्व ही करों के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए थे। हम नेक्स्ट चैप्टर में एडम स्मिथ के टेक्स्ट के कैनन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1655 में वॉन जस्टी ने करारोपण के सिद्धांतों की रचना की, जिसका प्रभाव बाद में एडम स्मिथ व कार्लडोर पर पड़ा। हॉब्स का विचार था कि सरकार लोगों को सुविधाएं देती है, इसलिए उसे लोगों पर कर लगाना चाहिए। कर कितना लिया जाए और उसका आधार क्या हो, इस संबंध में निम्न तर्क दिए गए। राज्य जिस व्यक्ति को जितनी सुविधा दे रहा है उस अनुपात में कर वसूल करना चाहिए। कोई व्यक्ति राज्य से जितनी सुविधा प्राप्त कर रहा है और इसका अनुमान व्यक्ति के व्यय से लगाना चाहिए, अतः व्यक्तियों से कर उनके व्यय के अनुपात में वसूल किया जाना चाहिए। ब्याज पर कर लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कर देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण। विभिन्न वणिकवादियों के सिद्धांतों में एक निश्चित विचारधारा केंद्रीभूत है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो। वणिकवादी आर्थिक पक्ष की ओर से राज्य का निर्माण मजबूत चाहते थे। वणिकवादियों का महान और मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना था। इसके लिए उन्होंने विदेशी व्यापार की नीति पर बल दिया। उत्पादन संबंधी विचार। वणिकवादियों ने भूमि व श्रम को उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन माना। पैटी के अनुसार उत्पादन के लिए भूमि की अपेक्षा श्रम का उच्च स्थान है।
श्रम संपत्ति का पिता एवं सक्रिय साधन है, जबकि भूमि उसकी माता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत हित का सिद्धांत। वणिकवादी इस बात को मानकर चलते थे कि व्यक्ति स्वहित की भावना से प्रेरित होकर जो कार्य करता है, प्रत्येक कार्य में उसकी यही भावना कार्य करती है और उसे सदैव प्रगति होती है। स्मिथ ने आगे चलकर इसी सिद्धांत को अपने आशावाद की अवधारणा का आधार बनाया था। नेक्स्ट है लाभ का सिद्धांत। वणिकवादियों ने वर्तमान समय के सामान्य लाभ का कोई व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी उन्होंने धनात्मक व सापेक्ष लाभ में भेद किया। धनात्मक लाभ योग्यता व मेहनत से अर्जित किया जाता है, जबकि सापेक्षिक लाभ दो पक्षों के बीच किए गए लेन देन से प्राप्त होता है। वणिकवाद ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि होती है। निष्कर्ष, आधुनिक दृष्टिकोण से वणिकवाद की अनेक आलोचनाएं की जाती हैं। वणिकवाद के आधार अत्यंत संकुचित व अव्यवहारिक प्रतीत होते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप सर्वप्रथम प्रकृतिवाद का उदय हुआ, तत्पश्चात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। स्वतंत्र व्यापार की नीति के साथ ही वणिकवाद का पतन आरंभ हो गया, लेकिन कभी भी कोई विचारधारा समाप्त नहीं होती है। 300 वर्ष तक वणिकवाद का प्रभाव रहा और आजकल वर्तमान समय में हम नव वणिकवाद का पुनः उदय देख रहे हैं, जिसमें राष्ट्रवाद पर बल दिया जा रहा है। धन्यवाद।